Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy। आज हम देख रहे हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इस चैप्टर का टाइटल पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है, कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी 1950 से लेकर 1990 तक। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी 1950 टू 1990। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, हमें पता है आज़ादी हमें कब मिली थी, 1947 के अंदर। द कंट्री फेस न्यूमरस इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो आज़ादी के बाद जो है ना, हमारे देश को बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंज फेस करने पड़े थे। द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैड लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन अ बैकवर्ड स्टेट। अंग्रेज इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट के अंदर छोड़कर चले गए थे, यानी इंडियंस की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा उन्होंने और इंडिया को बहुत बैकवर्ड स्टेट के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से बहुत पीछे छोड़कर चले गए थे। विद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म हो चुकी थी, बहुत कम हो चुकी थी। जैसे हमने देखा कि कॉलोनियल रूल से पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि 200 साल कॉलोनियल रूल रहा, और 200 साल के 200 साल पहले कितना अच्छा एग्रीकल्चर था हमारा, और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो जब वो हमको छोड़ कर गए हमारे देश को, तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। इंडस्ट्री भी हमारे देश के अंदर बहुत कम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, बिल्डिंग्स, घर्स, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ भी अच्छे नहीं बने हुए थे, और पूरे देश के अंदर गरीबी ही गरीबी फैली हुई थी। अब इंडिया को क्या इन प्रॉब्लम को ओवरकम करना था, इन प्रॉब्लम से आगे बढ़ना था। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब हम प्लानिंग करेंगे अपनी इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अपनी इकोनॉमी के बारे में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो हो, थोड़ी मॉडर्नाइज हो, सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर डिपेंड हो, और इक्विटी हो हमारी इकोनॉमी के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो गवर्नमेंट ने ये सब करने के लिए एक 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा, ठीक है ना। और उस प्लान को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कमीशन बिठाई, जिसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। तो गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम्स को क्या नाम है फेस करने के लिए क्या करा, एक 5 ईयर प्लान बनाया। और 5 ईयर प्लान को कौन देखने वाला था, प्लानिंग कमीशन देखने वाली थी। और ये अब क्या क्या चीज़ें देखने वाली थी, लैंड रिफॉर्म के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, और पब्लिक सेक्टर किस तरीके से बढ़ाया जाए, और ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी लाए जाएँ, जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वगैरह की। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मगर इसके बाद भी जो है ना, हम इनएफिशिएंसी बहुत सारी नहीं है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन वगैरह आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद, तो वो हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 1950 से 1990 तक की ही इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। तो अब 1950 से लेकर 1990 तक क्या चलता रहा देखते हैं हमारे देश के अंदर। तो सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान बनाया गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, द नीड फॉर प्लानिंग। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट वाज मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यानी इंडिया ने एक कैसा सिस्टम अपनाया, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। उसके अंदर कैपिटलिज्म भी था और सोशलिज्म भी था। ये दोनों मिला के जब एक इकोनॉमी बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है ना। जब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मिल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी। और पब्लिक सेक्टर क्या करता था, की इंडस्ट्रीज कंट्रोल करता था, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता था, वो गवर्नमेंट चलाती थी, ठीक है ना। रेगुलेट कौन करता था, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट गवर्नमेंट करती थी, जिसकी वजह से एन इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज नेसेसरी ड्यू टू। अब क्यों ज़रूरी थी इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारी पर कैपिटा इनकम पूरे देश की बहुत कम थी, और देश के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और पूरा आधे से ज़्यादा 70 to 75% लोग खेती बाड़ी करने में लगे हुए थे, और इंडस्ट्रियल बेस हमारे देश का बहुत कमज़ोर था, यानी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं था देश के अंदर, ना कोई सोशल सर्विसेज होती थी, और हम सब किस पर बेचते हैं, इंपोर्ट पर। जो ब्रिटिश वगैरह से माल आता था हमारा, ये हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने चेन ख़राब करी थी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएंगी,
ठीक है ना। तो प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी, ये उसके 4 रीज़न हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्यों की गई थी, एक तो ये ग्रोथ के लिए, ज़ाहिर सी बात है, ताकि हमारा देश और ज़्यादा ग्रो हो, इस वजह से हमने क्या करी थी, प्लानिंग करी थी। इंक्रीज इन द कंट्री प्रोडक्शन कैपेसिटी, ताकि हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी हो, हम और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाएँ, हमारे देश की जीडीपी बढ़ पाए, हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो यही तो हमारे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था। इसी वजह से तो प्लान बनाता है हर कोई इंसान। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी हम देख चुके हैं। दूसरा ऑप्शन ये था ताकि हम मॉडर्नाइज हो जाएं। मॉडर्नाइज का मतलब होने का ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर अच्छी आ जाए और हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है ना। और सेल्फ रिलायंस, यानी हम खुद पर डिपेंड हो जाएं, हमें दूसरे देश पर फॉरेन गुड्स वगैरह या फिर कैपिटल पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। हम सारी चीज़ें खुद बनाएं और खुद यूज़ करें, किसी बाहर देश की कंपनी से हमें माल ना लेना पड़े। इसको बोलते हैं हम सेल्फ रिलायंस। अब फोर्थ है आपका इक्विटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्स अमंग ऑल सिटीजन, यानी इनकम और रिसोर्सेज का सारे सिटीजन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसी के साथ कम ज़्यादा ना होना, इक्वलिटी पूरे देश के अंदर होना, ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहला था ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, चौथा था आपका इक्विटी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि क्या ऑब्जेक्टिव थे हमारे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है, अब की फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब 1991 से लेकर 90 तक जितने भी 5 ईयर प्लान बने थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्लान जो बना था वो 1951 टू 56 का बना था। इसने किस पर फोकस करा था, 3 चीज़ों पर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट, यानी ये इसका मेन फोकस गाँव पर ही रहा था, खेती बाड़ी पर, और खेती बाड़ी में पानी देने की फैसिलिटी पर, और गांव के लोगों का किस तरीके से डेवलपमेंट हो। तो पहला प्लान जो है इसी के बारे में था। और ये कब बनाया गया था, 1951 में बनाया गया था। और कब तक चला, ये 1956 तक चला। अब इस देखते हैं इसने क्या जीता और क्या इसके अंदर इश्यूज आए। सबसे पहले था इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे देश का अच्छा हो गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे डैम वगैरह बनाए गए थे इसके अंदर, मतलब बनाने का डिसीजन लिया गया था, जैसे भाखड़ा नंगल डैम वगैरह। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही इंक्लूड था। दूसरा आता है आपका सेकंड प्लान, जो 56 पे फर्स्ट खत्म हुआ, 56 से 61 तक दूसरा स्टार्ट हो गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा था, वो खेतों पर था, एग्रीकल्चर पर, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या किया गया, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई, स्टील के प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड प्लान। फिर हुआ जब ये 61 में पूरा हुआ तो 61 में थर्ड प्लान शुरू हो गया। थर्ड प्लान किस बारे में था, एग्रीकल्चर एंड सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे फर्स्ट था एग्रीकल्चर, इसके अंदर भी एग्रीकल्चर तो था ही था, उसके साथ क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम सिर्फ खुद पर डिपेंड रहें, दूसरे देशों पर किसी भी मामले में हम डिपेंडेंट ना हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी। इसके अंदर बहुत सारी वॉर हो गई थी हमारे देश के अंदर और ड्राफ्ट वगैरह आया था, तो 1962-65, ठीक है। तो थर्ड प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हुई थी, अचीवमेंट्स इसकी कम थी, इसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। फिर जब 66 में ये पूरा हुआ तो फिर 66 के 3 साल बाद आपका था, देखिए थर्ड प्लान 66 के अंदर पूरा होगा तो बीच में 3 साल का गैप आया। 3 साल के गैप के बाद 69 से शुरू हुआ था आपका फोर्थ प्लान, जो कब तक चला था, 74 तक। इन्होंने क्या सोचा था इसके अंदर कि हमारे देश ग्रोथ तो हो मगर स्टेबिलिटी के साथ हो। इसके अंदर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आया, मगर उसके साथ महंगाई की दिक्कत भी आई, हमारे पूरे देश में महंगाई भी बढ़ती गई। भले से ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स वगैरह, आपको पता ही होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, HYV सीड्स वगैरह, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़िया हो गई थी, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। बट इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ गई थी हमारे देश के अंदर। तो ये था फोर्थ प्लान। फिर फिफ्थ प्लान डायरेक्टली 74 से लेकर 79 तक चला। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। गरीबी हटाना इसका मेन क्या था, मोटिव था। इसके अंदर गरीबी हटाओ प्रोग्राम बहुत सारे लॉन्च किए गए थे, चले थे, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पर मतलब मेनली इसने काम कराया ताकि पब्लिक सेक्टर अच्छा हो। फिर हुआ था आपका सिक्स्थ प्लान। सिक्स्थ प्लान हुआ था 1 साल बाद स्टार्ट, 79 में कंप्लीट हुआ, ये हुआ आपका 80 में शुरू, और 80 टू 85 आपका
सिक्स प्लान चलाई इसने टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करा, ठीक है ना, ताकि आपके देश की टेक्नोलॉजी अच्छी हो, हम मॉडर्नाइज हुए, हमने जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसने इस चीज़ पर फोकस करा। अब इसकी अचीवमेंट क्या थी, इसने हमारे देश के अंदर रोज़गार बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है। ये इसकी क्या थी, अचीवमेंट थी। सेवन्थ प्लान चला आपका 85 से लेकर 90 तक, ठीक है। 85 से 90 तक इसके अंदर लिबरलाइजेशन आया हमारे देश के अंदर और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई, ठीक है। और मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ इसका मोटिव था, ठीक है ना। मगर ये हुआ कब, ये 1991 के बाद जो आपकी एलपीजी पॉलिसीज आई थी उसके बाद सक्सेसफुल हुआ था, जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, ठीक है। एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 7 प्लान, ठीक है ना। फर्स्ट से लेकर ये कब तक से चले, 1951 से लेकर हमने देख लिया कब तक चले ये 1990। तो देख लिया ना, हमने कर लिया ना 1950 से लेकर 1990 तक की बात, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा रहा हमारे देश के अंदर 1950 से लेकर 1990 तक। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लाए गए। तो लैंड रिफॉर्म क्या थे, जो फीडल प्रैक्टिसेस होती थी ना, जैसा मैंने ज़मींदारी सिस्टम वगैरह के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, वो सब चीज़ें हटाई गई। कि ज़मींदारी सिस्टम क्या था, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में बताएं, तब तक मैं आपको बता देता हूँ ज़मींदारी सिस्टम क्या था। ज़मींदारी सिस्टम ये था कि मतलब जो ज़मींदार होते थे वो अपने वर्कर से, पीजेंट से वो पैसे लेते थे एज अ टैक्स, और वो किसको जमा करते थे, गवर्नमेंट को जमा करते थे। और गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसके अंदर पीजेंट घुटते थे, मर जाते थे, और क्या नाम है, ज़मींदार और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो खूब पैसा कमाती थी, ठीक है ना। तो ये सब हटाया गया, ये आ गया। देखिए जैसे लिखा हुआ है एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। जो इंटरमीडिएट्स थे, ज़मींदार थे, उनको हटाया गया, ठीक है ना। और जो टेनेंट्स थे उनको लैंड ओनर बनाया गया, यानी किराएदारों को लैंड ओनर बना दिया गया। टेनेंसी रिफॉर्म, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम एविक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ टेंट, यानी कि जो क्या नाम है, रेंट वगैरह के अंदर इशू होता था, घर से निकाल देते थे, उसके लिए टेनेंसी रिफॉर्म्स बनाए गए, ठीक है। लैंड सीलिंग लॉ बनाए गए, बहुत सारे ज़मीन की ऑनरशिप पर बहुत सारी लिमिट लगा दी, ठीक है ना। और ये ऐसा ना हो कि मतलब सारी ज़मीन पूरे गाँव की सिर्फ कुछ ही हाथों में रहे, वो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसे भी बहुत सारे लॉ निकाले गए थे उस टाइम पर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे पहले क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म आए थे, जिसके अंदर ज़मींदारी सिस्टम हटा, टेनेंसी रिफॉर्म आए और लैंड सीलिंग लॉस आए थे। अब लैंड रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या हुए, एक तो जो लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेशन करते थे अपने टेनेंट्स का या फिर पीजेंट्स वगैरह का, तो उसको क्या करा गया, हटा दिया गया है, ठीक है ना। वो मतलब नहीं कर सकते थे जो चीज़ें वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के टाइम पर वो लोग करते थे। सम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द पुअर, और जो गरीब लोग थे उनको थोड़ी बहुत गाँव में से ज़मीन के हिस्से दिए गए, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन इन सम स्टेट्स, मगर ये किसी किसी स्टेट के अंदर बहुत अच्छी हुई और किसी किसी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा बेकार हुई थी। एविक्शन ऑफ टेनेंट बिफोर लोअर पास्ट, और बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, अपने किराएदारों को ही निकाल दिया था अपने घर से, इससे पहले कि लो पास हो और वो ना निकाल पाए, उन्होंने क्या कर दिया था, अपने किराएदारों को घर से पहले ही निकाल दिया था। तो 2 पॉजिटिव इफेक्ट भी थे और 2 नेगेटिव इफेक्ट भी थे लैंड रिफॉर्म के, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया हमारा 1960 से लेकर 70 तक आया, इसके अंदर हमने क्या हुआ, हमारा देश का फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा गया। इसके अंदर हमने HYV सीड लॉन्च किए गए हमारे देश के अंदर। HYV की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है ना। HYV सीड्स यूज़ किए गए ताकि हमारे देश के अंदर फूड प्रोडक्शन अच्छा हो। देश के अंदर फर्टिलाइज़र लाए गए, पेस्टिसाइड लाए गए, इरिगेशन की फैसिलिटी यानी पानी देने की फैसिलिटी खेतों में अच्छी होने लगी, ठीक है। और ज़्यादातर ये कहाँ 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 के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया इसने, पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती थी, हरियाणा में और यूपी के वेस्ट साइड में। इन लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, कहाँ का, पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न यूपी, ठीक है। लेट टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे फूड ग्रेन में। अब इनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की
ज़रूरत नहीं थी। ये खुद उगाते थे, खुद खाते थे, खुद बेचते थे। ये सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या आया, आपके HYV सीड्स आया, फर्टिलाइज़र आया, पेस्टिसाइड आया, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हुई ताकि आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए। रिड्यूसिंग डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, यानी अब ये इम्पोर्ट पर डिपेंड नहीं था कि बाहर से हमारे देश के अंदर कुछ चीज़ आए फिर हम बनाएं। अब ऐसा नहीं था, अब ये खुद बनाते थे और खुद खाते थे और खुद बेचते थे। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपका 1960 से लेकर 70 तक चला। अब इसके भी कुछ फ़ायदे थे और कुछ नुकसान भी थे, तो देखते हैं क्या थे फ़ायदे और क्या थे नुकसान। फ़ायदा तो क्या था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे देश का बहुत अच्छा हो गया, हम जैसे कि ऊपर देख चुके हैं। और हमारे देश के अंदर से भूखमरी वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गई जब फूड प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो गया। खाने पीने की चीज़ें अच्छी उगने लगी तो जाहिर सी बात है भूखमरी नहीं होगी, तो भूखमरी कम हो गई। स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, और गांव की इकोनॉमी इससे और ज़्यादा अच्छी होने लगी। इससे रूरल इकोनॉमी ही अच्छी हो गई क्योंकि खेत तो गांव में ही होते हैं ना, तो रूरल इकोनॉमी इससे क्या होने लगी, अच्छी होने लगी। मगर इसका ज़्यादातर फ़ायदा किसको हुआ, जो अमीर फार्मर थे, जो लार्ज फार्मर थे, वही इसको अफोर्ड कर पाते थे, उन्हीं का सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। तो ये नुकसान था। ठीक है, इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटीज, से रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही थी, यानी कि अमीर किसान जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और जो किसान गरीब थे वो नहीं खरीद सकते थे HYV सीड ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी, तो वो क्या होते जा रहे थे, और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू केमिकल यूज़, और लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ज़मीन की गुणवत्ता कम होने लगी। ज़मीन कम उपजाऊ हो गई, और वो मतलब उसके अंदर जब जाहिर सी बात है आप केमिकल मिलाए जाओगे तो वो अपनी गुणवत्ता लूज़ ही करेगी। वो उस कैपेसिटी पर नहीं रहेगी जैसे वो पहले थी। तो हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ होता है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। तो आप फ़ायदे और नुकसान आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या चीज़ें आई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया था 1956 के अंदर। इसने क्या करा था, हमारी इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में बांट दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर पब्लिक सेक्टर आते थे, शेड्यूल बी के अंदर जॉइंट सेक्टर आते थे, और शेड्यूल सी के अंदर प्राइवेट सेक्टर आते थे। अब पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, जो क्या नाम है, स्टेट कंट्रोल करे, जिसको सरकार कंट्रोल करे। जैसे रेलवे, स्टील, कोल, ये सब चीज़ें किसके हाथ में दे दी गई, सरकार के हाथ में दे दी गई कि ये लीजिए। अब इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा, आप लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार कंट्रोल करेगी। और आप शेड्यूल ए का पार्ट हो, आपको पब्लिक सेक्टर बोला जाएगा। और शेड्यूल बी के अंदर ज्वाइंट सेक्टर डाला गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। उनको शेड्यूल बी में डाला गया, और उनको क्या बोला गया, जॉइंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट फर्म के लोग थे उनका जो सेक्टर बनाया गया, उनको क्या बोला गया, प्राइवेट सेक्टर बोला गया, और उनको शेड्यूल सी के अंदर डाला गया। मगर ये भी कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको फ्री हैंड दे दिया गया था कि हमारे देश में कुछ भी करो, इन पर भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस स्टिल थी। यह था आपका इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसके अंदर शेड्यूल ए, बी एंड सी के अंदर हमारे देश को बांट दिया गया था, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया गया था। शेड्यूल ए के अंदर पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल बी के अंदर जॉइंट सेक्टर, शेड्यूल सी के अंदर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोलते हैं गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट फर्म्स को, और जॉइंट सेक्टर दोनों के कंबाइंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर। इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी, हमारी इंडस्ट्री के ग्रो होने में मोस्टली हाथ किसका था, हमारे पब्लिक सेक्टर का हाथ था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई गई, जैसे भेल, सेल, ONGC। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री पर फोकस करा, कैपिटल गुड बनाने में, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने में पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान था हमारा 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है ना, जो कि इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन इशू हुआ था 1956 में। ठीक है, हाउएवर इनएफिशिएंसी एंड लॉस इमर्ज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। मगर हमेशा किसी पॉजिटिव है कहीं पर तो उसके लिए नेगेटिव भी ज़रूर होंगे। वहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हुई। ये तो था पब्लिक सेक्टर का। अब SSI क्या थी, SSI क्या थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI भी आपको इसको
बोल सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी? प्रमोट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप रूरल एरिया। ये गांव के अंदर क्या लगाई गई? छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई गई ताकि गाँव के अंदर क्या बढ़े? रोजगार बढ़े। ठीक है, यहाँ पर इनको बहुत सारे फायदे दिए गए, जैसे इनको टैक्स कम देना पड़ता था, इनको बहुत सारी सब्सिडी मिलती थी, लोन इन लोगों को आसानी पर मिल जाता था। तो जो गरीब लोग थे, जो कम हैसियत के लोग थे, वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते थे। इसको हमने क्या बोले? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी भी आई अब हमारे देश के अंदर। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी क्या थी? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, यानी कि जो हम ब्रिटिश पर या फिर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे वो हम ना रहें, हम अपने खुद डोमेस्टिकली बनाएं, हम खुद बनाएं और ख़ुद ही यूज़ करें, कोई बाहर वाला हमको ना बेचे, और हम खुद बनाएं और ख़ुद अपने लोगों को बेचें, जिससे हमारे देश की ही जीडीपी अच्छी हो। अगर कोई बाहर वाला बेचेगा तो उनकी अच्छी होगी, जब हम खुद बनाएंगे और ख़ुद बेचेंगे तो किसकी अच्छी होगी? जाहिर सी बात है हमारी ही अच्छी होगी। तो ये था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करी उन्होंने? सबसे पहले जो इम्पोर्ट करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। जैसे उन्होंने अपने चीज़ों को ड्यूटी फ्री कर रखा था, अब इंडिया ने उनका उन्हीं का मजा चखाया। ठीक है ना, और उनकी ही चीज़ों पर टैक्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। और लाइसेंसिंग सिस्टम लिया है प्राइवेट फर्म के अंदर कि अगर आपको कोई प्राइवेट फर्म खोलनी है तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपनी कोई प्राइवेट फर्म नहीं खोल सकते। और बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने अपने पास से सब्सिडीज़ दी ताकि वो और अच्छी ज़्यादा ग्रो हो। ठीक है, हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप हुई, और मगर इसकी भी कमी क्या थी? इनएफिशिएंसी थी और लैक ऑफ कंपटीशन था। कंपटीशन नहीं था, तो अगर कंपटीशन होता है तो हर इंसान दूसरे इंसान से बेहतर होने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है तो वो जिस स्टेट में चल रहा है वो उसी ही स्टेट में चलता रहेगा। तो हमारे देश के अंदर कुछ कंपटीशन ही नहीं था, तो वो आगे बढ़ने की उन्होंने ज़्यादा सोची ही नहीं, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, ये थी आपकी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। ट्रेड एंड फॉरेन सेक्टर पॉलिसी आपकी 1950 से 1990 तक की आई। इंडिया फॉलो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इंडिया ने कौन सी पॉलिसी लेकर आए? प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वॉज स्ट्रिक्टली कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा गया है, लाइसेंस लगाया गया है, बहुत सारे कोटा लगाया गया है। ठीक है, इम्पोर्ट ऑन एसेंशियल गुड वर प्रायोरिटाइज, और ये क्या किया गया है? जो मतलब बहुत ही ज़रूरी गुड हैं जो हमारे देश के अंदर नहीं बन रहा है और उनको ज़रूरत है, सिर्फ वही इम्पोर्ट कराएं और कुछ नहीं। और जो लग्जरी आइटम थी जो बाहर से आती थी उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया कि ये चीज़ें ना मंगाएं, हमारे देश के अंदर बनने दें। ठीक है, इससे क्या हुआ? फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, हम फॉरेन पर डिपेंडेंट ना होकर क्या हो गए? सेल्फ रिलायंस हो गए। लेड टू इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी गुड, मगर इससे क्या हुआ? जो बाहर की अच्छी क्वालिटी आती थी वो अब हमारे देश के अंदर आना बंद हो गई, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने हमारे देश वालों को बंद हो गए। लैक ऑफ फॉरेन कंपटीशन लेड टू टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, अब फॉरेन के पास तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी मगर हम मंगाते ही नहीं थे, तो उनसे कुछ हमारा कंपटीशन ही नहीं था, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे जाने लगे दोबारा से। ठीक है, अब इवेल्युएशन करते हैं हम। अब अचीवमेंट क्या क्या थी, फ़ायदे क्या क्या हुए? हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारे देश का फूड प्रोडक्शन अच्छा हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे फूड प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी अच्छी हुई। हमारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ और पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हुई। देश के अंदर बहुत हैवी इंडस्ट्री लगाई गई, लैंड रिफॉर्म लाए गए हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी अचीवमेंट। ऑफ फेलियर्स क्या क्या थे? पब्लिक सेक्टर क्या रह गया? इनएफिशिएंट रह गया और बहुत सारे लॉसेस हुए। और रीजनल डेवलपमेंट अनबैलेंस्ड, रीजनल डेवलपमेंट यानी रीजनल डेवलपमेंट अनबैलेंस था। ठीक है, लाइसेंस राज आ गया। ठीक है, और फेलियर टू एलिमिनेट पॉवर्टी, और देश के बहुत सारे हिस्सों के अंदर गरीबी नहीं हटी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हटी, यानी बेरोजगारी भी नहीं हटी बहुत सारी जगह और गरीबी नहीं हटी। ये थे फेलियर एंड चैलेंजेस। तो अब ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म, कॉन्क्लूजन है अब आपका है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस अभी एलपीजी की बात हो रही है इसके अंदर, जो कि हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका फाइनल थॉट।
अब वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसके एंड में मैंने लिख रखा है, आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दूंगा। और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत कम सब्सक्राइबर है, मेहनत बहुत ज़्यादा है मेरी, तो प्लीज़। ठीक है, गुड बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।